नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। अब खबरों का रुख कर लेते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की सचिवालय में बैठक ये आप तक पहुंचा रहे खबर, जहां पर देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सचिवालय में बैठक, देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर बैठक, अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द करे शुरू, देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य जल्द करे शुरू, केंद्र से सहयोग का अनुरोध करने और स्टेट सेक्टर में शीघ्र करे कार्य, रिस्पना नदी 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी के तल पर 15 किलोमीटर लंबे 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का होगा निर्माण, नदियों के अंदर स्थित जन सेवाओं, विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सीवर लाइन का नदी से बाहर होगा विस्थापन, नदी के दोनों किनारों पर रिटेनिंग वॉल निर्माण और बाढ़ सुरक्षा का होगा कार्य, आबादी और वाहनों की वृद्धि को लेकर प्लान बनाकर करें कार्य, विकास कार्य धरातल पर दिखे, कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता का रखें विशेष ध्यान, आगामी राज्यजात यात्रा के लिए अभी से तैयारियां करें शुरू, UIIDB देहरादून एलिवेटेड रोड, गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी के कार्यों, मानसखंड मंदिरमाला मिशन, आगामी नंदा राज्यजात की तैयारियों नियमित करें समीक्षा, मैं भी समय समय पर स्वयं करूंगा इन योजनाओं की समीक्षा। वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ मसूरी द्वारा मसूरी वन विभाग कार्यालय के बाहर लंबे समय से की जा रही मांगों को लेकर दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान वन बीट अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रभागीय वन अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को लागू किए जाने, 10 साल तक सेवा देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति करने और अपनी अन्य मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर वन बीट अधिकारी संघ मसूरी के अध्यक्ष अमित केंतुरा ने कहा कि आज प्रभागीय वन अधिकारी से उनकी वार्ता हुई है, जिससे सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी की गई तो कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया जाएगा। प्रभागीय वन अधिकारी अमित कुंवर ने कहा कि शासन को संघ के द्वारा दिए गए मांग पत्र को भेज दिया गया है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फायर सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में सभी को कार्य करना चाहिए। कई वर्षों से हमारी मांगे लंबी चली आ रही हैं और लगातार शासन प्रशासन और हमारे वन प्रशासन द्वारा हमारी अनदेखी की जा रही है। हमारी प्रमुखतः जो प्रथम मांग है वह है उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करवाना, जिसमें हमारी सर पदोन्नतियां नहीं हो पा रही है। पूरी वन प्रभाग के डीएफओ साहब को भी एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। सर डीएफओ साहब ने भी अच्छा कहा हुआ है, हमें अपने जंगल की बहुत पीड़ा है और जंगल की पीड़ा एक वन आरक्षी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से है, हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे। सर मेरे पास वो फॉरेस्ट गार्ड संघ के कुछ लोग जो है आए थे, उनके द्वारा कुछ मांगे जो हैं अपनी रखी गई है। तो जो प्रभाग स्तर की मांगे हैं उस पर हम लोग जो है अभी प्रभाग स्तर से विचार कर रहे हैं। बाकी कुछ मांगे उनके द्वारा जो है उच्च स्तर से भी जो की जानी है, तो उस ज्ञापन को भी हम जो है उच्च स्तर अभी भेज देंगे। सीजन में अभी क्योंकि मेरे पास वो प्रतिनिधि मंडल अभी आया था, तो उन्हें यही कहा गया कि जल्दी से जल्दी जो है अपने कार्यक्षेत्र में लौट जाए, क्योंकि जो है फॉरेस्ट फायर जो है एक संवेदनशील चीज है और उस पर उच्च न्यायालय और मल्टीपल जगहों से जो है वॉच रखी जा रही है, जो है इसको स्थगित करने में। जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की लिखित किताब खाकी में इंसान पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस लाइन में आयोजित क्राइम मीटिंग के दौरान पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल का जो मानवीय चेहरा देखने को मिला है, उसने सबका दिल जीत लिया है। मीटिंग में पुलिस कप्तान ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को गौर से सुना और साथ ही उनको नशे से दूर रहकर अपने परिवार वालों का भी खास ख्याल रखने के निर्देश दिए। बस यही बात पुलिसकर्मियों को भा गई और उन्होंने कप्तान को दिल से सैल्यूट किया। मीटिंग में अच्छा कार्य करने वाले 25 पुलिसकर्मियों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी नगद धनराशि और प्रशस्ति पत्र के रूप में कप्तान ने दिया। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि मीटिंग में इसके अलावा जिले में हुए क्राइम का फीडबैक भी लिया गया है। मौके पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मेरी बात हुई थी और काफी लोग हैं हमारे यहाँ जितने जो कि देहरादून हरिद्वार से यहाँ पर ट्रांसफर पर आने हैं लेकिन रिलीव नहीं किए गए हैं। तो आईजी साहब ने सभी डिस्ट्रिक्ट से जो भी रिलीव नहीं हुए हैं उनकी लिस्ट मांगी है
तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि जल्दी वो निर्णय लेंगे इस पे। भेज दी थी हमने लिस्ट बड़े बाबू सर, हाँ, तो वो सभी डिस्ट्रिक्ट से आ गई रेंज की, ठीक है। अब जब वहां से आएगा, जैसे जैसे यहाँ पर आएंगे उस हिसाब से यहाँ से रिलीव करेंगे, ठीक है। तो होपफुली इसी उसमें कर देंगे। 30 लोग खाना खाते हैं सर? नहीं बिल्कुल, इसलिए वो छोटा वाला जो आरओ लगाते थे ना अभी तक, वो तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, 2-3 महीने भी नहीं चलता मेरे हिसाब से। सर वहाँ पर एक वाटर कूलर था ब्लू स्टार का, वो नया बिल्कुल पड़ा हुआ था, तो उसको मैं ले आया हूँ सर लाइन में, क्योंकि वहाँ पर ठंडा रहता है। कर्मचारियों को कहना है सर ये यहाँ पर इसकी हमको जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर हमको एक बड़ा आरओ लगे। नहीं, इसको करा दें, इसको सभी थानों में करा देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो इस बार कल्याण से, बाकी जितने भी थाने बचे हुए हैं सभी में कमर्शियल आरओ लगना है। होंगे वो चौकी वगैरह में जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है उनको भेज दें। ब्लू स्टार का मैं ले आया, छोटे वाले नहीं, जो बाकी जो नॉर्मल आरओ होंगे आपके छोटे वाले चौकी में तो छोटा वाला छोटा भेज देंगे, ठीक है। नोट कर लो। जो उत्तराखंड में स्पेशल विशेष समस्या है ट्रांसफर वाली, कि 2 तरह से ट्रांसफर होते हैं, पहाड़ से प्लेन में और प्लेन से पहाड़ में, ठीक है। अब सभी को पता है कि यहाँ से जिसको जाना है वो तो इस तरह से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भी उनको, उनकी बात भी सही है, उनको समय भी हो गया, किसी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, या उससे भी अधिक समय हो गया। लेकिन जो प्लेन से जिसको आना है वो भी कई कारणों से डिले करता है ना। देहरादून में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में एमओयू साइन। कौशल विकास सेवायोजन विभाग और टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार प्रदेश के 13 संस्थानों का होगा उच्चीकरण। टाटा टेक्नोलॉजी उपकरण, साज सज्जा, मशीनरी, कंप्यूटर आदि की करेगा स्थापना। 32.58 करोड़ प्रति संस्थान का होगा व्यय। 13 संस्थानों पर 423.54 करोड़ का होगा व्यय। 13 आईटीआई पर जाने वाले व्यय का 87% टाटा टेक्नोलॉजी करेगा वहन, शेष 13% राज्य सरकार करेगी वहन। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्रथम 2 साल तक 2 प्रशिक्षण और तीसरे साल रखेगा 1 प्रशिक्षण। एमओयू में बच्चों को आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से किया जाएगा प्रशिक्षित। बच्चों को देश और विदेशों में रोजगार के अवसर होंगे प्राप्त। इंडस्ट्री 4.0 के तहत हमने स्किल डेवलपमेंट विभाग ने, हमारे आईटीआई विभाग ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ एक एमओयू किया है। इसमें 13 आईटीआई हमारे टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, उनके एक्सपर्टीज से, उनकी टेक्नोलॉजी से चलाई जाएगी। टोटल इसमें व्यय जो है वो 423.54 करोड़ का आएगा। और इसमें जो हमारी राज्य सरकार है वो देगी टोटल में 13% पैसा, जो 64 करोड़ रुपए है, और बाकी का 368 करोड़ रुपए जो है वो टाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगाया जाएगा। इन 13 आईटीआई में जो ट्रेड्स हैं वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, एडवांस सीएनसी मशीनिंग, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक डिजाइनर, वर्चुअल वेरीफायर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के ट्रेड्स होंगे। बहुत अच्छी एक सुविधा हमारे बच्चों को मिलेगी उत्तराखंड के, कि वो आज की टेक्नोलॉजी पे, आज की डिमांड के हिसाब से, जो हमारी सोच है कि हर बच्चे को जो ट्रेनिंग मिले वो आज के हिसाब से मिले, आज की मशीनों पे मिले, आज की टेक्नोलॉजी पे मिले, ताकि उसका जॉब लगना और उसको जॉब मिलना आसान हो जाए। इन ट्रेड्स के माध्यम से जो भी टाटा टेक्नोलॉजीज बच्चों को ट्रेनिंग देगी, उसमें 20 सब्सिडरी कंपनीज उनकी जो है हायरिंग भी वही करेंगे, टाटा टेक्नोलॉजी और उनकी 20 सब्सिडरीज, प्लस इसमें बहुत सारे हमारे बच्चों को इंटरनेशनली भी काम करने का मौका मिलेगा। जैसे इनके जापान के साथ टाई अप है, इनके कोरिया के साथ टाई अप है, तो वहां पे भी बच्चों को जॉब लगने की संभावनाएं होंगी। लगातार एक विभाग की कोशिश है, और इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो प्रण लिया है कि उत्तराखंड के हर बच्चे को आज की टेक्नोलॉजी पे प्रशिक्षित किया जाएगा, आज की टेक्नोलॉजी पे उसको ट्रेनिंग सिखाने का मौका मिलेगा, और दूसरा उसको जॉब के लिए कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए हम इन कैंपस रिक्रूटमेंट हो, हमारे जितनी भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, चाहे वो फिलिप्स हो, चाहे वो स्नाइडर हो, चाहे वो टाटा टेक्नोलॉजीज हो, टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड हो, इन सब के माध्यम से हमने कोशिश यही करी है कि बच्चों को जॉब अच्छी मिले, सैलरी अच्छी मिले, और उनको स्किल होने के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू, और बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां हो चुकी है पूरी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने की विधानमंडल दर और कार्य मंत्रणा समिति बैठक में 18 से 20 फरवरी तक का एजेंडा किया तय। आगे के एजेंडे के लिए फिर से होगी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण पर होगी चर्चा। चर्चा के बाद विधायिकी
कार्य होंगे संपन्न। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय बजट होगा प्रस्तुत। सामान्य बजट, विभागीय बजट पर सदन में होगी विस्तृत चर्चा। सदन में सारगर्भित और विकास से जुड़े विषयों की चर्चा के लिए सभी सदस्यों का सहयोग अपेक्षित, ये कहना है रितु खंडूड़ी का। प्रदेश के विकास और जनहित में उठाए गए मुद्दों पर होगी सकारात्मक चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को साथ लेकर समान अवसर करेगी प्रदान। जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाना होगा सशक्त। विधानसभा अध्यक्ष ने दलों के नेताओं से किया आग्रह, सदन की गरिमा को बढ़ाने और चर्चा संवाद के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता। देखिए, आज हमारी सर्वदलीय बैठक हुई और साथ ही साथ कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में हमारे साथ हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी थे, एलओपी साहब भी थे, आदरणीय प्रीतम सिंह जी भी थे, आदरणीय, और अच्छी बैठक हुई जिसमें यही मैंने निवेदन किया कि पहला साल का पहला सत्र है, गवर्नर साहब हमारे एड्रेस के लिए पहुंचेंगे, तो एक अच्छे माहौल में हम उनका अभिभाषण सुने, शांतिपूर्वक उनका अभिभाषण सुने, और साथ ही साथ जो हमारा सत्र चल रहा है उसमें ये प्रयास किया जाए कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने सवाल उठाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी सवाल हम लोग उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा सवालों के हमें उत्तर मिल सकें, टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ बात करें, ताकि हमारे मंत्री जो हैं, जो सरकार है, वो आपके जवाब ठीक ठाक दे सके। कार्य मंत्रणा में भी अच्छी बैठक हुई और उसके बाद 20 तारीख तक ये निर्णय हुए हैं, बिजनेस का निर्णय हुआ है कि क्या क्या कार्य होंगे। 12:30 बजे 20 तारीख को हमारा बजट पेश होगा। 21 प्रश्न अभी तक पहुंचे हैं, 2 विधेयक और 3 अध्यादेश हमारे पास पहुंचे हैं। चर्चा देखिए हमेशा ही अच्छी होती है, कभी गर्मा गर्मी में होती है, कभी अच्छी होती है, लेकिन चर्चा होती है लगातार। मैं 3 साल से मैं भी देख रही हूं कि चर्चा अच्छी होती है। सदन जो जगह है वो इसी चीज के लिए बनी है कि आम जनता की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको हम सरकार तक पहुंचा पाएं और अच्छा डिस्कशन होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अभिभाषण पर और बजट पर एक बढ़िया डिस्कशन सदन में होगा। का प्रयास है कि हम अब धीरे धीरे डिजिटल हों। ई नेवा जो कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने हमें सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हमको सपोर्ट किया, और हमने पूरा बदलाव लाने का प्रयास किया। जहां एक तरफ सदन के अंदर आपने देखा होगा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे मोटे चेंजेस जो हम कर पाए वो हमने किए, साथ ही साथ ई नेवा के तहत हमने वहां टैबलेट्स अब लगाए हैं, जिन पेस अच्छा निकल कर आया है। तो ये प्रयास किया है कि ई नेवा के साथ साथ हम अपना जो विधानसभा सचिवालय है उसको भी कैसे और सुंदर सुदृढ़ कर पाएं, ताकि हम लोग अच्छे से काम करें। तो वहीं विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। सदन की अवधि को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को जो भी हथकंडा अपनाना पड़े वो अपनाएगी, यशपाल आर्य का कहना है। सदन में सवालों से बचती है बीजेपी। सदन में कांग्रेस जोर शोर से उठाएगी जनहित के मुद्दे, मूल निवास, रोजगार, भ्रष्टाचार, स्मार्ट मीटर और किसानों की मांग पर सरकार खामोश। सदन में सरकार को घेरने का किया जाएगा काम, नियमित रूप से सत्र के चलने की संभावना कम। अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उसको हम बखूबी सदन में उठा सकें। लेकिन देखने में आया है कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने समय अवधि को लगातार कम करने का काम किया है। सरकार मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, बहस नहीं कराना चाहती, और आज के बड़े मुद्दे हैं जैसे मूल निवास, सशक्त कानून, भ्रष्टाचार, प्रीपेड मीटर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्मार्ट मीटर। किसानों को आज भी गन्ने का, धान का भुगतान सरकार नहीं कर पाई है, गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, रोजगार के बारे में सरकार खामोश है,
आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित रहा है, लेकिन आज तक उस क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है। विकास ठप्सा पड़ गया है। तमाम मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर आज हमारी कांग्रेस और उसके आधार पर सदन में नियमों के अंतर्गत सूचनाओं को शामिल करेंगे। लेकिन कल से लगातार हम सत्रावधि बढ़ाने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं। और हम चाहते हैं कि इसको कम से कम 15 दिन का, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगला सत्र कम से कम 10 दिन का हम करेंगे। और आज देखने को मिला है कि जो एजेंडा आज पेश किया गया है उसमें कार्यमंत्रणा समिति की जो बैठक है उसमें 18, 19, 20, 21 और 22, 23 सदन नियमित रूप से चलेगा। इसकी संभावनाएं कम दिखाई देगी। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
नमो मजमने श्रवणाय पुरमहे तमे ताम कामायमयम् कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ यो पुष्पं वेद पुष्पवान् चंद्रमा पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते